Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc third year sample paper explanation 2022 organic chemistry. BSc थर्ड ईयर के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं. BSc थर्ड ईयर का जो पेपर आ रहा है आप सबको पता होगा, सिद्धदेव सुमन यूनिवर्सिटी में 1 मार्क्स के 16, 2 मार्क्स के 7 और 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आने हैं. 1 और 2 मार्क्स में कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगी. ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 8 आएंगे, 5 ही करने हैं. अभी फिलहाल हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं जिसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. 16 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं. 16 क्वेश्चन को एक एक करके एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे. या तो आप कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाओ या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना. मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के बाद मिटाता रहूँगा. तो पहले तो आप क्वेश्चंस के ही स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं. ये वैसे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही आए हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है. जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं इससे रिलेटेड पूरे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो 2 और 4 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चंस तभी भी उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनके पोर्शन के लिए भी. तो यहाँ पर ध्यान से समझते रहें एक एक करके. दिस वीडियो विल हेल्प यू डेफिनेटली. सो लेट्स स्टार्ट. इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग पोजिशन इन क्योनोलिन. हम लास्ट क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, फिर मिटाते रहेंगे, फिर ऊपर को एक्सप्लेन करते रहेंगे. तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग पोजीशन क्या होती है क्योनोलिन में. क्वेश्चन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर प्रेजेंट होता है और साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं. उन्हें आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं. बहुत सारे हैं. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 5 मेंबर्ड पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन और 6 मेंबर्ड में पिरिडीन और आपके पास फ्यूज रिंग में इंडोल, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन के बारे में पढ़ना होता है. उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूं. क्यूनोलिन क्या होता है आपके पास, ये पोर्शन है, ये है आपका क्यूनोलिन. इसमें ये आपके पास बेंजीनिंग प्रेजेंट है और ये क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाइड करते हैं, एरोमेटिक बिहेवियर या प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है. और एरोमेटिक कंपाउंड की खासियत होती है कि एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं. तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब ये देते हैं तो यहाँ इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. इन पोजीशंस को आप क्या कहते हो, इन पोजीशन को काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. 9 और 10 तो पोजीशन पे वहाँ पर बॉन्ड पूरे कंप्लीट हो रखे हैं, वैलेंसी कंप्लीटेड है, तो H यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है. 9 और 10 वाले आपके पास फिक्स्ड हैं पोजीशन, वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी. तो जो 5th पोजीशन है और जो 8th पोजीशन है, इन पोजीशन पर अटैकिंग होती है. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर क्योनोलिन इज़ 5 और 8, या इनको आप अल्फ़ा करके भी कह देते हो, और ये वाली बीटा पोजीशंस होती हैं. फिलहाल आपके पास 5 और 8 इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग पोजीशन फॉर क्योनोलिन मॉलिक्यूल. सिमिलरली इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग पोजीशन इन पिरिडीन. पिरिडीन किसको कहते हैं, ये आपका हेट्रो एटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन और साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये. और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अटैकिंग पोजीशन जो होती है वो ये और ये होती है, 1 2 3 4 5 6. तो 3 और 5 इज़ द अटैकिंग पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पिरिडीन. तो 3 and 5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, 3 and 5. तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सी होती हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, उस टाइप की रिएक्शंस हैं. मैं आपको 5 मेंबर्ड के लिए भी बता देता हूँ. जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जैसे आपका पायरोल हो गया, फ्यूरॉन हो गया या थायोफिन हो गया. अगर यहाँ ऑक्सीजन होगा तो फ्यूरॉन हो जाएगा, सल्फर होगा तो थायोफिन होगा. इनमें जो अटैकिंग पोजीशन होती है वो 2 और 5 होती है इलेक्ट्रोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक ये होती है. इनमें न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग पोजीशन ये वाली होती है 2 और 6, 1 2 3 4 5 6. 2 और 6 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. मैं एक रिएक्शन को यहाँ पे समझाऊंगा आगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, चिची-बेबिन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की. तो वो 2 और 6 पे होती है न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक 3 और 5 पे होती है. तो ये ध्यान रख लेंगे. 2 क्वेश्चन आप कर चुके हो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो में आ गया होगा. पेप्टाइड्स आर पॉलीएमाइड्स. पेप्टाइड्स पॉलीएमाइड्स होते हैं, ट्रू या फॉल्स.
तो पहली बात तो पेप्टाइड कहते हैं किसको हैं। एक चीज़ आती है, एक चैप्टर, ये एमिनो एसिड वाले चैप्टर से है, ये है आपका एमिनो एसिड। ये ग्लाइसिन है जिसमें एक NH2 और एक COH ग्रुप है, ये ग्लाइसिन है आपका, जिसमें NH2 और COH ग्रुप होते हैं, उन्हें कहते हैं एमिनो एसिड्स। एमीन इसके लिए, एसिड इसके लिए। तो जब ये एमिनो एसिड की कई सारी यूनिट आपस में कनेक्ट होती हैं, जुड़ती है, तो जिस बॉन्ड के थ्रू ये आपस में जुड़ते हैं उन्हें पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका एक H निकल जाता है, पॉलीमराइजेशन होगा। अभी तो 2 यूनिट जुड़ रही है तो डाइमर बनेंगे। तो क्या फॉर्म होगा आपका, देखो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH और H बाहर हो गया, NH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, तो ये फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर ये जो जिस बॉन्ड से ये 2 यूनिट जुड़ी हैं इनको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। और क्योंकि ये CONH2 जैसा दिख रहा है तो ये एक एमाइड बॉन्ड है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप बना है, तो इनको पॉलीएमाइड्स भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीएमाइड्स भी कहते हैं, ये कंफर्म बात है। तो हम फिलहाल और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। और यहाँ पे ये तो ट्रू तो हो ही गया है, लेकिन आपको एमिनो एसिड्स भी समझ में आ गए होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड भी समझ में आ गए होंगे। अगर ये N और N टोटल 2N बहुत सारी यूनिट जुड़ रही हैं तो -NH2 मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसे H और यहाँ से OH बाहर हो जाता और इसकी कई सारी यूनिट जुड़ जाती, तो इसको पॉलीएमाइड कहते हैं। जब एमाइड बॉन्ड एमिनो एसिड्स की यूनिट जुड़ती हैं तो जिस बॉन्ड से जुड़ती हैं उसे क्या कह रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और बहुत सारी पेप्टाइड यूनिट 100 से ज़्यादा यूनिट जुड़ जाती है, तो जो पेप्टाइड्स या पॉलीमर्स बनते हैं उन्हीं को प्रोटीन्स भी कहा जाता है। तो प्रोटीन्स वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इसके लिए। अब यहाँ पे बताओ कि ये जो कंपाउंड बना है वो एरिथ्रियोज है या थ्रियोज आइसोमर है। एरिथ्रियोज और थ्रियोज जो है वो एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट है, मॉलिकुलर फॉर्मूला आइसोमेरिज्म है ये एक दूसरे की, जिनमें 2 OH ग्रुप सेम साइड होते हैं। तो एरी को ऐसे समझ लो, एरी मतलब सेम, याद रखने के लिए सेम साइड है। तो ये कौन सा आइसोमर है, एरिथ्रियोज है। अगर अपोजिट साइड में ये OH ग्रुप लगे होते कुछ इस तरीके से, CHOH CHOH और CH2OH, तो इसको आप थ्रियोज आइसोमर कह सकते थे। क्या कह सकते थे, थ्रियोज। फिलहाल आपका क्वेश्चन ये था, द करेक्ट आंसर इज एरिथ्रियोज आइसोमर। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। सेम ग्रुप से 2 OH ग्रुप सेम साइड एरिथ्रियोज, अपोजिट साइड थ्रियोज, ये तो हम बता ही चुके थे। अब आ जाते हैं इसमें DL नोटेशन के लिए। ये है कार्बोहाइड्रेट्स का क्वेश्चन, जिसमें एक CHO हो, HOH 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 चलते हैं, CH2H चलते हैं, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सैकेराइड्स भी कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह भी कह देते हैं। ये आपके कार्बोहाइड्रेट है जिसमें आपके DL नोटेशन करने के लिए कहा है। तो अगर एसिमेट्रिक सेंटर जिसकी चारों वैलेंसी 4 अलग ग्रुप से पूरी होती है उन्हें एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं। इसमें 4 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। अगर OH ग्रुप आपके पास राइट साइड होता है तो D कहते हैं, लेफ्ट साइड होता है तो L कहते हैं। तो इस वाले में तो राइट भी है लेफ्ट भी है। इसमें क्या करा जाए, तो ऐसी स्थिति में सबसे नीचे वाले एसिमेट्रिक सेंटर को देखते हैं। सबसे नीचे वाले एसिमेट्रिक सेंटर से अगर OH ग्रुप राइट साइड होता है तो इसको कहते हैं D। 6 कार्बन वाला है ये, C6H12O6 ग्लूकोज है, D ग्लूकोज है। ये कौन है, D ग्लूकोज। तो OH ग्रुप राइट साइड होगा तो D। अगर आप इसका मिरर इमेज बना दोगे तो OH लेफ्ट में आ जाएगा, तो आप उसको कैपिटल L ग्लूकोज कहोगे। ये तो DL हो गया। हो सकता है कि आपका इसका RS नोटेशन से भी क्वेश्चन पूछ ले। तो देखो क्या होता है कि हर एसिमेट्रिक सेंटर पर आप RS नोमेनक्लेचर कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में RS नोमेनक्लेचर करना सबसे आसान होता है। OH ग्रुप राइट साइड है तो R आता है, लेफ्ट साइड है तो S। इस वाले कार्बन पर RS करेंगे तो R, इस पर R। जैसे DL नोटेशन करते हैं ऐसे ही RS नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से यहाँ हो जाता है। जब OH ग्रुप राइट होगा तो D। ये मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ जाते हैं। 12 क्वेश्चन 16 से कर चुके हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, अरेंज pKa वैल्यूज़ ऑफ एल्डिहाइड एल्काइन एंड एल्केन्स। इनके लिए pKa क्या है, पोटेंशियल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, मैक्सिमम ज़्यादा होगी, तो आपका एसिडिटी भी ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना। pKa जो होता है वो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka है। तो Ka बढ़ेगा तो pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव की वजह से कम हो जाएगी। तो pKa की वैल्यू कम होती है, मतलब अगर आपके पास
के ए की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो पी के ए वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और के ए वैल्यू बढ़ रही थी तो एसिडिटी बढ़ रही थी। पी के ए वैल्यू घटेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये इन्वर्सली है, ये प्रोपोर्शनल टाइप है। तो अब आपको ये बोला है एल्डिहाइड, एल्काइन और एल्केन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते थे, मैं एक एल्डिहाइड ये ले रहा हूँ, और इसमें आपके पास ले लेते हैं एल्काइन। चलो हम एक एल्काइन ये ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं हम एल्केन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो ये H+ जो टर्मिनल एल्काइन होती है, जिनमें एंड पोजीशन पर H लगे होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इसमें Sp कैरेक्टर पाया जाता है। तो S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, और S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी उतनी ज़्यादा, तो 50% S कैरेक्टर है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो S कैरेक्टर 25% है। S कैरेक्टर कम होने की वजह से इसकी एसिडिटी इससे तो कम होगी, ये फिक्स है। अब बारी आती है इसकी, तो एक्चुअली इसमें यहाँ पे S कैरेक्टर से नहीं निकालते, इसमें कुछ और चेक करेंगे, क्योंकि यही अल्फ़ा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला अल्फ़ा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर ये अपना अल्फ़ा हाइड्रोजन दे देगा, H+ दे देगा, एसिडिटी डिफाइन कर रहे हैं, तो जो H+ देते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का कॉन्जुगेट बेस टाइप बना देगा। तो नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन के कारण ये इधर, फिर नेगेटिव इधर, ये इधर, तो अपने कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस के कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये, उससे इससे ज़्यादा ये, और सबसे कम ये तो है के का ऑर्डर। पी के का ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले इसको मैं A, इसको B और इसको C मान लेता हूँ। तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, तो पी के की वैल्यू सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा पी के इसका, और सबसे ज़्यादा पी के C का, क्योंकि इसकी एसिडिटी सबसे कम थी, तो इसके पी के की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यह है आपका पिरिडीन, पायरोल, पाइपिरिडीन कहते हैं इसको, जब इसका रिडक्शन हो जाता है पिरिडीन का तो ये बन जाता है। ये है आपका 1 डिग्री एमीन, और यह आपका एनिलीन, बेंजीन पे NH2 ग्रुप जुड़ा है, एनिलीन है। सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सबके सब बेसिक नेचर के हैं लुईस के अकॉर्डिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा बेसिक वो होगा जिसका जो जल्दी से जल्दी अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। मैं इसे ABCD से समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसको आपको अरेंज करके दिखना है, ABCD E जो भी इसकी बेसिसिटी ऑर्डर है उसके बेसिस पर। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी बेसिसिटी अरेंज करने वाले हैं। तो हम ध्यान से अगर देखें तो सबके पास लोन पेयर है, सब बेसिक नेचर के हैं, लेकिन इस लोन पेयर को अगर आप ध्यान दो तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये लोन पेयर अपने लोन पेयर किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में ही डिलोकलाइज होता रहेगा, यहीं घूमता रहेगा, और किसी दूसरी चीज़ को अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इतना तो क्लियर है कि बी की बेसिसिटी बाकियों के कंपैरिजन में सबसे कम होगी। सबसे पहले हम यही कर लेंगे। उसके बाद इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर भी लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, तो ये भी अंदर की तरफ डिलोकलाइज करेगा, तो ये भी अपने लोन पेयर को ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा। इसमें अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। एक्चुअली ध्यान से इस बात को समझो कि इसमें 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए था, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंट होते हैं, तो 4 ऐसी चीज़ें हैं, sp1 p2 p3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन sp3 होना चाहिए था, लेकिन ये लोन पेयर जिसको आपने काउंट किया वो तो कॉन्जुगेशन में है, वो तो यहाँ डिलोकलाइज करने में लगा है, यहाँ पे फिक्स ही नहीं है, तो इसलिए sp3 ना होकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन अगर हम इस वाले की बात करें तो इस केस में भी 1 2 3 और ये भी लोन पेयर है, और ये लोन पेयर है, तो ये भी आपका क्या है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी या इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, ये आपको देखना है, ध्यान करना है। एनिलीन जो होता है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक होता है, तो E की बेसिसिटी B से तो ज़्यादा होगी। अब बार ही आ जाती है इन तीनों को अरेंज करने की। इसमें ये लोन पेयर फ्री है, कहीं भी डोनेट कर सकता है, ये लोन पेयर भी फ्री है और ये लोन पेयर भी फ्री है। इस लोन पेयर की बात करें तो इस पर एक +I ग्रुप भी लगा है। +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है, जबकि इसमें और इसमें ऐसा कोई भी ग्रुप
लगा हुआ नहीं है, तो इसी वजह से इन दोनों में से बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होने वाली है, डी की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। अब बारी आती है आपकी ए और सी की। ए और सी को अगर हम ध्यान दें तो ये भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है ए और सी में। तो बेसिकली ए और सी के केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो आने वाला है sp1p2। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये sp2। और इसमें देखें तो 1 2 3 4 इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3। इसमें एस करेक्टर 33% है, इसमें एस करेक्टर 25%। एस करेक्टर जो होता है वो अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एसिडिटी के प्रोपोर्शनल होता है और बेसिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें एस करेक्टर 25% है, इसमें 33.3 33.3 33.3 पी का है, तो टोटल 99.9 100% आ जाता है। फिलहाल इसमें एस करेक्टर 25% है, इसमें 33% है। एस करेक्टर कम है तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी, तो सी की बेसिसिटी ए से ज़्यादा होगी और सबसे ज़्यादा बेसिक डी है। तो ये इनका पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया बेसिसिटी का। आपको क्या करना होता है, आपको बी और डी सबसे कम और सबसे ज़्यादा को पकड़ लो। 4 ऑप्शंस आते हैं, चारों ऑप्शन में से जो सही होगा, जो भी इस ऑप्शन को सेटिस्फाइड करते हैं उस पर टिक लगा लेंगे, फालतू अंदर वालों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, कॉमर्शियल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम है, स्ट्रक्चर दिया है, इस कंपाउंड का नाम होता है सेकेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ये होता है SO3H, ये है सल्फोनिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है आपका RCOOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये भी H+ आयन डोनेट कर देता है और क्या बना देगा, सल्फोनेट आयन बना देगा SO3 नेगेटिव। और ये भी अपना H+ आयन रिलीज़ कर लेगा और क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा। ये अपने जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर घुमाएगा, नेगेटिव सिंगल डबल नेगेटिव सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन है, ये यहाँ ये यहाँ, तो कभी इस पे नेगेटिव कभी इस पे नेगेटिव, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, इस पे नेगेटिव इस पे नेगेटिव इस पे नेगेटिव। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इस पे नेगेटिव और ये इधर तो ये इधर, तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाएगा। तो क्योंकि सल्फोनिक एसिड ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाता है और देर तक सॉल्यूशन में H+ आयन को दे देता है, इसलिए सल्फोनिक एसिड मोर एसिडिक होते हैं। उसने 4 ऑप्शन दिया होगा, वजह पूछेगा, वजह बता देना कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा 3 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स रहता है और ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि इस पर 2 ही ऑक्सीजन पर डिस्पर्स रहता है, घूमता फिरता रहता है, इसलिए इसकी इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक है, वो कम एसिडिक है दोनों के कंपैरिजन में। बाकी दोनों ही एसिडिक नेचर के होते हैं। आंसर तो दिया ही था, आपसे वजह जानना चाह रहा था। तो मोर डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन 3 ऑक्सीजन एटम एंड फॉर्म मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन सल्फोनेट, दैट्स वाई सल्फोनिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ वीक एसिड। तो ये बात का आप ध्यान रख लोगे। नेक्स्ट बारी आ जाती है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मस्टर्ड गैस, इसको मिसनोमर भी कहते हैं। मस्टर्ड गैस को मस्टर्ड गैस का क्या पूछ रहा है, ये आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ये ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड से क्वेश्चन है, ऑर्गेनोसल्फर वाली यूनिट का क्वेश्चन है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, CH2 CH2 Cl और Cl। ये मस्टर्ड गैस का स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान रख लेंगे और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें साथ साथ। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला हो गया, ये मिसनोमर भी कहते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है RLi इज़ मोर रिएक्टिव देन RMg। ये ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। ये दोनों ही एक जैसे टाइप की रिएक्शन देते हैं हमेशा। ऑर्गेनोमेटलिक है क्योंकि मेटल एटम डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, मेटल एटम कार्बन से जुड़ा है, तो जब ये टूटता है तो ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी ऐसे टूटता है नेगेटिव पॉजिटिव में, और रिएक्शन देते हैं दोनों के दोनों। क्योंकि लिथियम इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन मैग्नीशियम, और क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, मोर पोलराइज बॉन्ड होगा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपैरिजन टू मैग्नीशियम। तो ये इसका वजह है क्यों है मोर रिएक्टिव, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है और ईजिली आयनाइज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और जल्दी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है। अब आपको इसकी रिएक्शन करानी है। देखो जनरली क्या होता है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Mg से कराते हैं तो RMgX ग्रिग्नार्ड एजेंट बनता है।
आर की जगह अगर एराइल या बेंजीनिंग वाला होगा तो भी वो रिएक्शन हो जाती है। ये भी एराइल हैलाइड ही है। अब आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे तो फ्लोरीन वाली साइड में भी हो सकता है, ब्रोमीन वाली साइड पे भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो बहुत रिएक्टिव नहीं है, जबकि ब्रोमीन का साइज़ बड़ा होने के कारण, ये बॉन्ड वीक होने के कारण मैग्नीशियम यहाँ फिट होगा। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ब्रोमीन वाली साइड पर रिएक्शन होगी, उस साइड पे नहीं होगी। बना अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ArMgX, AR मतलब बेंजीनिंग, MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है। नेक्स्ट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे मिटाने वाला हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपके साफ़ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। एक्चुअली क्या है कि ये पूरी ऑर्गेनिक बहुत बड़ा लेंथी सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, 10 यूनिट है, तो बहुत सारी यूनिट है उस हिसाब से। ये एल्काइल हैलाइड है, कैन बी यूज टू प्रिपेयर, इसका यूज़ किया जा सकता है, इसको किसको बनाने में यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड एल्काइल हैलाइड होते हैं उससे एल्केन बनानी है, तो एल्केन बना सकते हैं। कैसे? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम H2 से करा दें तो ये आपका RH भी बना देता है और HX बाहर कर देगा। तो R की जगह क्या चल रहा है आपका? इथाइल ग्रुप चल रहा है, मैं शॉर्ट में ET लिख लेता हूँ। तो ETH यानी कि CH3CH2 पे H मिल जाएगा, तो ईथेन भी बन सकता है। आंसर ये भी सही है। 3 इथाइल पेंटेनल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पेंटेनल दिया हुआ है इसने, पेंटेनॉल होगा, सॉरी पेंटेनॉल। तो 5 कार्बन वाला बनाना है और 3 पे इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो अब आपको ये सोचना है कि कैसे इसको फॉर्म किया जा सकता है। तो एल्काइल हैलाइड से पेंटेनल फॉर्म करना है। अभी इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में एल्काइल हैलाइड नहीं है, एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको एल्केन बनाना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX की रिएक्शन HX से कराते हो तो ये ऐसे टूटता है और ये ऐसे टूटता है। R निगेटिव को H प्लस मिल जाएगा, RH एल्केन बन जाएगा और MgX2 आपका बाहर हो जाएगा। R की जगह C2H5 चल रहा था, CH3CH2 चल रहा है, तो CH3CH2 और CH3CH3 ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ईथेन प्रिपेयर किया जा सकता है। दूसरा क्या है? 3 इथाइल पेंटेनॉल। एक्चुअली पेंटेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ CH3CH2 CH2 CH2 CHO, अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हो, पेंटेन 1 बनाना है, तो देखते हैं। तो ये पॉजिटिव निगेटिव, कभी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जाती है, तो मैंने पीछे क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था, प्लस माइनस ये यहाँ और ये वाला यहाँ, क्या बनेगा ये 1 2 3 4 5 CH3 CH2 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 C, इस पर एक H तो लगा हुआ ही है, इस H पर एक R भी आ जाएगा। R क्या है आपका? C2H5 है। R कौन सा ग्रुप ले रखा है इस क्वेश्चन में? एल्काइल ग्रुप क्या है? CH3 CH2 या इथाइल ले लिया मैंने, और O पे क्या आ जाएगा? MgBr। आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, प्लस माइनस MgBr और OH, MgOH और Br बाहर, और O नेगेटिव को H प्लस मिल जाएगा, और H प्लस मिल जाएगा तो CH3 CH2 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 और CH, और ये आपका ET यानी कि CH2 CH3, और यहाँ पे क्या आ गया? OH। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बन रहा है ये आपका? 3 पोजीशन पे इथाइल पेंटेन 1ऑल। फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करेंगे, इधर से नियर पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे गड़बड़ी है आंसर ऑप्शंस में। अभी एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड भी बनाए जा सकते हैं। मैं इसे अभी करेक्ट करा दूंगा फिलहाल इस वाले को। ये तो हो गया आपका कि ये भी बन सकता है, प्रोपेनोइक एसिड भी बन सकता है, क्योंकि कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से अगर हम करवा दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये टूटता है प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। CO2 O, ये आपका
CH2CH3 हो गया, और ये आपका हो गया OMgBr, और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो MgBr और OH बाहर और H जाके यहाँ जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो क्या बनाएगा आपका CH3CH2COOH, तो प्रोपेनोइक एसिड भी बन जाता है। तो ये भी बन जाता है, ये भी बन जाता है। तो जब 2 बन रहे हैं तो इसका मतलब सभी बनते होंगे। आप आंसर तो ऑल ही है। तो एक्चुअली ये कभी भी पेंटेन 1 ऑल 1 डिग्री अल्कोहल ऐसे नहीं बन सकता, प्रोपेन नॉन रहा होगा, ये पेंटेन नॉन रहा होगा, सॉरी। और अगर पेंटेनॉन रहा होगा तो ग्रिग्नार्ड एजेंट से कीटोन कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। बाकी जो हमें बनाना है वो हम अपने आप बैलेंस कर लेंगे। कभी भी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराई जाती है, और वो भी आपने क्या लेना है, ग्रिग्नार्ड इथाइल वाला। तो क्या होता है, बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट, सी पे क्या जुड़ जाएगा आपका, ओ पे क्या जुड़ जाएगा आपका MgBr, और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो MgBr और OH, MgOH और Br बाहर, और ये H यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो ये आपका एल्कोहल बन जाता है। कौन से डिग्री का एल्कोहल बना, 1 डिग्री, अच्छा एल्कोहल बन गया। तो ये आपका क्या होगा, पेंटेनॉल ही रहा होगा। देखते हैं अभी क्या फॉर्म होता है। आपको 5 कार्बन वाला बनाना है, 3 पे इथाइल लेके आना है। पेंटेन 2 ऑल रहा होगा, या पेंटेन 3 ऑल रहा होगा। देखते हैं अभी कैसे फॉर्म होगा। इसमें आपके पास यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, 5 कार्बन चाहिए मुझे। तो ये तो आपका CH2CH3 है, इस जगह भी मैं C2H5 ले रहा हूँ, और इधर भी C2H5 ले रहा हूँ, इथाइल ग्रुप ले रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ C2H5 ले लूँगा तो ये बनेगा, और इधर भी C2H5 ले लूँगा तो ये आपका इस तरीके का बन जाएगा। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली बन गई। 3 पे ये प्रीफिक्स है, 3 इथाइल पेंटेन 2 ऑल, तो 3 इथाइल पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल बना होगा। अच्छा, वो लिखा हुआ भी यही था एक्चुअली, क्वेश्चन मैंने अभी देखा, 3 इथाइल 3 पेंटेनॉल था, या 3 इथाइल पेंटेन 3 ऑल का फॉर्मेशन यहाँ पर से हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट से तीनों ही प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, एल्कोहल भी बनाए जा सकते हैं, एल्केन भी बनाई जा सकती है, एसिड भी बनाई जा सकती है। करेक्ट आंसर इज ऑल। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम इस क्वेश्चन में। विच सब्सटेंस टेकिंग एज स्टैंडर्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले यहीं से कर लेते हैं 1 क्वेश्चन से। इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो यही क्वेश्चन है, मैं इसे बता देता हूँ। CH3 CH2 और Cl, इससे जुड़ा कार्बन 2H और एक CH2Cl, इससे जुड़ा कार्बन 2H और एक CH2Cl, इस प्रोटॉन से जुड़ा, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहता रहता है। प्रोटॉन से जुड़ा कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक CH2Cl से जुड़ा है। तो दिखने के ये 3 अलग अलग हाइड्रोजन हैं, लेकिन तीनों के एनवायरनमेंट एक जैसे हैं, तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन। एक इक्विवेलेंट, 3 प्रोटॉन का 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इन दोनों के एनवायरनमेंट भी एक जैसे हैं, तो इसमें 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं उतने NMR सिग्नल आते हैं। तो इस क्वेश्चन में कितने NMR सिग्नल आने वाले हैं, 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो 2 NMR सिग्नल आएंगे। फिलहाल उसका क्वेश्चन था इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हैं, तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉल्विन, CH3, ये H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं। इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा, समझ में आ गई होगी बात। इन दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा है क्योंकि इसके पड़ोस में CH3 है। इन दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा है क्योंकि CH ये वाला सेम है, फिर ये सेम है, इधर ये लगा हुआ है। तो एक तो ये है, दूसरे प्रोटॉन ये हो गए, तीसरे प्रोटॉन ये हो गए जिनके एनवायरनमेंट एक जैसा है, और चौथा प्रोटॉन ये हो गया जिसका एनवायरनमेंट इन बाकी प्रोटॉन या हाइड्रोजन से अलग है। तो एक्चुअली में इसमें 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन आते हैं, और इसमें जो सिग्नल आएंगे वो 4 NMR, जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं उतने NMR सिग्नल। द करेक्ट आंसर इज़ 4, पर कई कुछ बुक्स में वो आपको 2 भी ऑप्शन दे देता है। CH3 H वो इनके अगर मैंने अभी एनवायरनमेंट दिखाए तो इनके एनवायरनमेंट कैसे हैं, इन दोनों के एक जैसे, इन दोनों के एक जैसे, इनके अलग है। तो तीनों के अलग अलग एनवायरनमेंट है, अब आसपास का वातावरण अलग अलग है, तो इनके अलग अलग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं ये दोनों, और ये इनसे अलग अलग एनवायरनमेंट में नॉन इक्विवेलेंट है। लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, और ये तीनों इक्विवेलेंट है। तो 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, 4 सिग्नल देगा। तो कुछ बुक्स में आपको 2 दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होना, आंसर 4 ही करेक्ट ऑप्शन है। विच
सब्सटेंस टेकिंग एज स्टैंडर्ड। एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़ते हैं, एनएमआर पे मैंने 4 वीडियो बनाई है, पूरा यूनिट एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहाँ से ज़रूर देख लेना है एनएमआर को, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें जो ये कंपाउंड है टेट्रामिथाइल सिलेन कहते हैं इसको, इन चारों का एनवायरनमेंट एक जैसा होता है, 12 प्रोटॉन है टोटल, सबका एनवायरनमेंट एक जैसा है, 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। एनवायरनमेंट समझ रहे हो, आसपास देखो इसके पड़ोस में इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, सब एक ही जैसे एनवायरनमेंट के, तो 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक ही सिग्नल देता है। और जब हम इसका सिग्नल देखते हैं तो सबसे डेल इक्वल टू 0, सबसे लेफ्ट राइट साइड में इसका एक सिग्नल आता है, और बाकियों के सिग्नल में, एनएमआर सिग्नल में ये इंटरफेयर नहीं करता, और इसके रिस्पेक्ट में बाकी बहुत सारी चीज़ें, केमिकल शिफ्ट और बहुत सारे सिग्नल डिस्टेंस कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड के रूप में कौन इस्तेमाल किया जाता है, मिथाइल 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 मिथाइल, टेट्रामिथाइल सिलिकन या टेट्रामिथाइल सिलेन। तो टीएमएस एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो होप मैंने यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट पार्ट में पियेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।